नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। दर्शकों, नमस्ते यूपी में हमारी हर बार की कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ खास लेकर के आएं। साल में पड़ने वाले दिन, व्रत, त्योहार और काफी सारे अलग अलग कार्यक्रमों से हटके वो चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो नमस्ते यूपी का ये एपिसोड भी रहेगा बेहद खास, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। मगर आइए दिन की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आज के सुविचार के साथ। स्वप्न देखो, लेकिन सपनों को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी करो। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये सुविचार हमें बताता है कि स्वप्न देखना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सपने देखने की आजादी हर किसी को होती है, लेकिन पूरा वही कर पाता है जो उन सपनों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करता है। आइए अब नमस्ते यूपी में ये जान लेते हैं कि आज का वो खास विषय क्या है जिस पर हम करेंगे बातचीत। बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और मैं इंजीनियर। अक्सर बच्चों से ये सवाल पूछे जाते हैं और वो तोतली जुबान में रटे रटाए जवाब देते हैं। कभी उन्होंने ये शब्द लोगों से सुने होते हैं तो कभी अपनों के बताए हुए अल्फाजों को वो अपनी जुबान से दोहरा देते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि अपने बच्चों से उनके करियर के बारे में सवाल करना और उन्हें सही राह दिखाना कितना जरूरी है? क्या आपने अपने बच्चों से सही वक्त और सही तरीके से सवाल किया है? अगर नहीं तो जरूर कीजिए, कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। आज के इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी वाले युग में करियर के लिए बच्चों के सामने खुला आसमान है। वो अपने करियर के लिए परंपरागत ऑप्शन से हटकर नई चीजें पसंद कर रहे हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है माता पिता और शिक्षकों के सहारे की। वो समझें कि उनका बच्चा किस सब्जेक्ट में रुचि ले रहा है और उसी तरफ उसे प्रोत्साहित करें, न कि अपनी पसंद उस पर थोपें। लगभग 12 से 14 साल की उम्र यही वो वक्त होता है जब बच्चा उस जगह पे खड़ा होता है जहां वो अपनी रुचि, अपनी शक्ति को भांप सकता है। ये वो वक्त होता है जब उसकी रुचि गहराने लगती है। ऐसे में जरूरत है तो बस उसकी रुचियों को समय पर समझने की और इसके लिए सही काउंसलिंग की। यहाँ इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आपको सिर्फ उसका मार्गदर्शन करना है, उस पर दबाव नहीं डालना है। दर्शकों, नमस्ते यूपी में आज हम बातचीत करेंगे मुख्य तौर पर बच्चों की काउंसलिंग, किस तरह से बच्चों को करियर में आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उनका काउंसलिंग करना, सही तरीके से ये समझना कि बच्चे की रुचि किस तरफ है, इस पर करेंगे। अपने इस खास कार्यक्रम को हमने नाम दिया है नर हो न निराश करो मन को। ये नाम इसलिए क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। वो नाम करना जरूरी है, लेकिन वो नाम करने के लिए खास तौर से माँ बाप और शिक्षकों को ये समझना जरूरी है कि बच्चे की रुचि किस तरफ है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो चाह क्या रही है, क्योंकि उसी को आगे बढ़ना है और एक नया भविष्य गढ़ना है। हम केवल उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। वो रास्ता अगर सही समय पर दिख जाए तो क्या ही कहने, उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आइए अपने इस खास कार्यक्रम के लिए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश पाठक सर, जो कि एक करियर काउंसलर हैं, साथ ही एक लाइफ एंड पेरेंटिंग कोच हैं। मुख्य तौर पे मैं कह सकती हूँ कि पेरेंटिंग कोच के तौर पे उनकी 5 किताबें भी छप चुकी हैं और काफी लंबे समय से वो इस फील्ड में सक्रिय हैं। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम में। दिनेश सर, हमने इतनी भूमिका बनाई मुख्य तौर पे जो युवा पीढ़ी है वो किस राह पे आगे बढ़े उससे लेकर के एक
जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसमें मैं कहूंगी लाइफ एंड पेरेंटिंग कोच पे। आज के वक्त में लोगों को ये जानना, ये समझना शायद ज्यादा जरूरी है कि सही टाइम पे अगर हमें सही काउंसलर मिल जाए तो हमारे बच्चे को सही दिशा मिल जाएगी। आप इस बात से कितने सहमत? नहीं, मैं एकदम सहमत हूँ और हर पल सहमत हूँ, क्योंकि आज मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं। अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो पहले हमारे पास करियर के सिर्फ 4 ऑप्शन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्कुल, टीचर, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं हो पाए तो वकील बन जाओ। आज 1000 ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, तो ये अच्छी बात है कि ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बट दिक्कत कहाँ है कि उन ऑप्शंस के बारे में उतनी जानकारी पेरेंट्स के पास भी नहीं है, और जब पेरेंट्स के पास नहीं तो ऑब्वियस है बच्चों के पास उतनी जानकारी नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, लेकिन इंटरनेट एक ऐसा समुद्र है कि उसी से हीरा भी निकलता है और उसी से जहर भी निकलता है, उसी से विष भी निकलता है। तो हमें हीरे की तलाश करनी है, और उस हीरे की तलाश करने में जो मददगार व्यक्ति है वो एक अच्छा टीचर हो सकता है, वो एक अच्छा काउंसलर हो सकता है जो इसमें हेल्पफुल है। तो काउंसलिंग मेरी नज़र में आज की तारीख में बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग एक सुरंग से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी। तो अगर उसमें काउंसलर एक रोशनी, मतलब टार्च बियरर की भूमिका में है काउंसलर्स इस समय, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं काउंसलर्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी शॉप में या किसी ऑफिस में बैठे हैं, वो टीचर भी कोई हो सकता है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काउंसलर के रूप में समाज के सामने मौजूद हैं। बहुत सारे काउंसलर्स भी बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। पेरेंट्स को जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो उन्हें तत्काल जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का एक एक मिनट बहुत कीमती है। बिल्कुल सर, आपने यही कहा, वक्त ही सबसे ज्यादा कीमती है, उसका एक एक मिनट कीमती है। यहाँ मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, एक पेरेंट बन करके, हमारी वो जनरेशन थी जिसे मिलेनियल्स बोला गया, वो चली गई। उसके बाद जेन जी जनरेशन, फिर जेन अल्फा, अब तो जेन बीटा की स्टार्टिंग हो चुकी है। हम लोगों ने अपने वक्त में जो मोबाइल टच फोन्स देखे भी नहीं थे, वो आजकल की जेन बीटा तो ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे ये हमारे लिए ही बने हैं, हम इसी पे पैदा हुए हैं, और निश्चित तौर पे समय यहाँ से आगे ही जाएगा। तो क्या काउंसलिंग या एक तरह से बोले सही पेरेंटिंग, इसकी ज़रूरत माँ बाप को ज़्यादा है बच्चों से पहले? मैं बिल्कुल एकदम दावे से कहता हूँ, हर मंच पे कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि इस समय बच्चों में समस्या कम, पेरेंट्स में ज़्यादा है। क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा वो काम करे जो वो कह रहे हैं, जो वो डिसाइड कर रहे हैं। मैं ताज़ा रेफरेंस कल का बता रहा हूँ। कल मेरे सामने एक केस आया, एक पेरेंट्स हमें मिले जिन्होंने हमसे ये कहा कि उस बच्चे का इंटरमीडिएट में 44% है, मैथ में उसके सिर्फ 38% नंबर हैं, सी ग्रेड का उसका मार्क्स हैं, हाई स्कूल उसके 2nd डिवीज़न है, और जेई में उसकी रैंक कुछ 5 लाख के आसपास है, और उन्हें चाहिए इंजीनियरिंग। मैंने उनसे कहा कि मत कराओ, अकेला बेटा है तुम्हारा, ये पास नहीं कर पाएगा। वो हमसे नाराज़ होने लगे कि आप हमारे बच्चे की भलाई नहीं चाहते। मैंने कहा मेरे लिए एडमिशन मुश्किल काम नहीं है, एडमिशन तो हम करा देंगे, बट ये बच्चा जो पिछले 4 साल में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाया है स्कूल डेज में, तो बीटेक में जाके वो फंस जाएगा। आप अपने बच्चे को डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। जब उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो वो परेशान होगा। उस समय आप नहीं होंगे, बच्चा आपका हॉस्टल में होगा, टीचर्स उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टीचर्स के लिए तो सारे बच्चे समान हैं। तो बच्चा जब आपका 3 महीने 6 महीने बाद डिप्रेशन में चला जाएगा, और उसके बाद आपके सामने एक नया चैलेंज आएगा, वो होगा उसकी फिटनेस, हेल्थ, मेंटल हेल्थ। आप दूसरे चैलेंज में जूझ जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। मेरी बात मानो, जब बच्चे का हाई स्कूल इंटर बहुत ख़राब गया है, जेई बहुत ख़राब गया है, तो आपको चाहिए कि उसको कोई ऐसा कोर्स दीजिए जिसमें वो सरवाइव कर जाए, क्योंकि अभी यही अंतिम जीवन नहीं है। बीटेक के हजारों की संख्या में बच्चे मार्केट में बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बीटेक कहीं से भी ये नहीं है कि बीटेक कर लिया है तो जीवन एकदम सिक्योर हो गया है। जीवन कहीं भी सिक्योर हो सकता है, बीसीए में हो सकता है, बीबीए में हो सकता है, बीकॉम में हो सकता है, और बच्चा समय के साथ मैच्योर भी होता जाता है। जब मैच्योरिटी आती है तो उसके साथ जो गलतियां उसने पीछे करी हैं ना, वो गलतियां वो नहीं करेगा। जब वो गलतियां नहीं करेगा, सीखेगा, और गलतियां, इंसान गलतियों का पुतला है, वो बच्चा भी है, वो पेरेंट्स भी है। तो पेरेंट्स को ज़्यादा काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, बिकॉज वो अपनी बात थोप देते हैं
और उस थोपने के चक्कर में बच्चा डिप्रेशन में जाता है। आज की तारीख में बड़ी संख्या में खुदकुशी बच्चे कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें बड़ी भूमिका पेरेंट्स की है। ऐसा मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्चे तो खुले मन से आते हैं, अपनी सारी बात कहते हैं, और वो जो कह रहे हैं हमें उन्हें सुनना भी होगा। बहुत ही संवेदनशील तरीके से बच्चों को सुनना हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है। अगर हम नहीं सुनते अपने बच्चे को तो हम नुकसान करते हैं अपना, देश का, और उस बच्चे का तो खैर नुकसान हम कर ही रहे हैं। सर, इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि क्या सिर्फ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बच्चा जैसे ही 8 साल, 10 साल या 12 साल की आसपास की एज का हुआ, क्या वहीं से हमें उसके लिए सही गाइडेंस ले लेनी चाहिए? क्योंकि जब हमारा वक्त था, हम लोगों को अगर कोई एक शब्द नहीं आता था, हम डिक्शनरी लेकर के बैठते थे, और अगर हमें कहीं कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती थी तो एक अलग से कैलकुलेटर लेके बैठते थे। ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब यूट्यूब आपको ऐसे ऐसे ज्ञान दे देता है कि आप यहाँ से बैठ के समझ सकते हैं कि कोरिया, जापान, अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है या वहाँ किस तरीके के ट्रेंड्स हैं। तो क्या ये जो सो कॉल्ड काउंसलिंग है वो करियर काउंसलिंग ना हो करके लाइफ काउंसलिंग हो, और ये करियर से काफ़ी पहले शुरुआत हो जाए? इसके रूट्स में जाना होगा हमें। हम जब इसके रूट्स में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये काउंसलिंग की ज़रूरत या पेरेंटिंग की ज़रूरत या स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग की ज़रूरत पेरेंट्स को ही क्यों पड़ी। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिंगल पेरेंटिंग भी सामने आ रही है। कहीं मदर पाल रही है बच्चे को, कहीं फादर पाल रहे हैं बच्चे को, या कहीं पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे को पाल रहे हैं। तो बच्चों को दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी, ये अब डिलीट हो चुके हैं। समाज में होने के बावजूद उनका प्यार उन्हें नहीं मिल पा रहा, उनकी गार्जियनशिप उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो बच्चे कहीं न कहीं लोनलीनेस के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके वर्किंग है, बच्चा स्कूल जाता है, फिर लौट के आता है, पेरेंट्स काम पर गए होते हैं, वो शाम को लौटते हैं, थके होते हैं, तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जब एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाएंगे तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर किससे करेगा, और वो प्रॉब्लम धीरे 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 करते हुए बड़ी होती जाती है। और जब बड़ी हो रही है तब हमें अचानक पता चलता है कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो सब कुछ दिया, हमने संसाधन को, मोबाइल को, लैपटॉप को, इंटरनेट को समझ लिया है कि ये सब कुछ है। बच्चे को पेरेंट्स का टाइम चाहिए, उसे ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम चाहिए, उसको दीदी चाहिए, बुआ चाहिए, उसको सबका प्यार चाहिए। और जब टाइम देने की बात हम करते हैं ना, जब हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे पर, तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि हम उसकी दिनचर्या जान जाते हैं। आप कितने भी थके हुए आए हैं, बच्चा दिन भर आपके साथ नहीं रहा है, सुबह आप ऑफिस चले गए, बच्चा स्कूल चला गया, लौट के आया, वो सो गया, जब शाम को आके अगर आपने बच्चे को गोद में उठा के गोद में बैठा लिया, उसके गाल पे थपकी दी, बेटा कैसा रहा दिन, कैसा रहा स्कूल तेरा, कैसा रहा आज टीचर ने तुझे क्या कराया, बच्चा आप तुरंत आपने से कनेक्ट करता है और आपसे हर कच्ची पक्की बात शेयर करता है। पेरेंट्स के साथ मुश्किल क्या है कि वो अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चा सब कुछ अच्छा कर रहा है, और जब अचानक उनके हाथ से कुछ फिसलता हुआ दिखता है तो वो जागते हैं। वो बहुत खतरनाक है। हमें 24/7 विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में नहीं हैं तो चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ये हमें समझना होगा और सबको समझना होगा ये। सर, क्योंकि आप एक लाइफ एंड पेरेंटिंग कोच हैं, साथ में करियर काउंसलर भी हैं, और जिस तरह आपने जो पुरानी पीढ़ी के पेरेंट्स थे वो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या टीचर यही बनाना चाहते थे, इससे अलग हटके भी अब बहुत सारे कोर्सेस और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आज के वक्त में बच्चे कर भी रहे हैं, उसमें बढ़िया शानदार करियर बना भी रहे हैं। तो आप किस किस चीज़ का सजेशन देते हैं जो आपके पास बच्चे आते हैं काउंसलिंग? केस टू केस वो हर बच्चे की परफॉर्मेंस देख के सजेशन दिया जाता है। मैं एक सजेशन आपको एग्जाम्पल के तौर पर अपने बच्चे का दे रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा हमारा इंजीनियर है और फिर उसने कहा हमें IIM से MBA करना है, उसने मैनेजमेंट भी कर लिया और बहुत शानदार करियर है। अब जब बड़ा भाई इंजीनियर होता है तो उम्मीद की जाती है कि छोटा भाई भी उसी तरफ जाएगा। मेरे छोटे बेटे ने इंटरमीडिएट में जब टॉपिक चूज करने की बारी आई कि सब्जेक्ट क्या लेगा वो, तो उसने कहा कि पापा मैं साइंस नहीं लेना चाहता। तो मैंने कहा क्या लेना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे कॉमर्स लेना है। मैंने कहा ले लो। उस बच्चे ने कॉमर्स लिया। जब इंटरमीडिएट कर लिया तो मैंने समय दिया, उसको स्पेस दी, और इंटरमीडिएट के बाद उसने हमसे कहा कि हमने उससे कहा कि बेटा अब UG करने के लिए तुम्हें मैं 4 शहरों का ऑप्शन दे रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, पुणे एंड बेंगलोर, तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ जाके BCom करो।
तो उसने हमसे कहा पापा मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और यूजी आपके साथ रह के करूँगा। अगेन मैंने 3 साल का रिस्क लिया कि ठीक है तुम्हारा मन नहीं है तुम करो। 3 साल बाद जब यूजी उसको पूरा हुआ तो उसको एक शानदार मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिला। उसने मुझे फ़ोन पे बताया, मैं उस समय कहीं किसी सेशन में था कॉलेज में, तो हमने उससे कहा कि भाई कंपनी बंद होने वाली है क्या, तुम्हें क्यों नौकरी दे दी उन्होंने। उसने कहा पापा मैं ऑफर लेटर भेज रहा हूँ। उसने मुझे ऑफर लेटर भेजा, सही था। मैंने उस बच्चे की एनर्जी बढ़ाने के लिए लखनऊ से दिल्ली में उसे ज्वाइन करने जाना था। हमने फ़्लाइट की टिकट दी, उसको फर्स्ट टाइम वो फ्लाइट में बैठा होगा। हमने उसे फ्लाइट से भेजा और ये कह के भेजा, जब मैंने एयरपोर्ट पर छोड़ा तो मैंने उससे ये कहा, हमने कहा बेटा जा रहा है नौकरी करने जा, लेकिन तेरे सामने एक चैलेंज आएगा कि अभी तो सिर्फ यूजी है, हायर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, तेरे बाप के पास अभी ये क्षमता है कि वो फीस दे सकता है, तू हायर एजुकेशन जब तेरे को मन करेगा ये नौकरी तुरंत इस्तीफा देना और मुझे बताना पापा हायर एजुकेशन पढ़ा। ऐश्वर्या सिर्फ 6 महीने तक उसने नौकरी की, मल्टीनेशनल कंपनी की। उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा आपने कहा था सही था, मुझे हायर एजुकेशन परस्यू करना होगा। मैंने कहा कर ले। उसने इस्तीफा दिया और फिर उसने MBA किया और आज वो अगेन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और बहुत शानदार स्थिति में है। तो ये एक एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया क्योंकि मेरा ही अपना बच्चा था, हमने उसको फ्रीडम दी विषय चूज करने की, फैसले लेने की। बच्चे बहुत सिंसियर हैं, बहुत समझदार हैं। हमें लगता है कि हम बहुत सिंसियर हैं, सच ये नहीं है। बच्चे ज़्यादा सिंसियर हैं, तो हमें उन पर भरोसा भी करना होगा और प्रॉपर कम्युनिकेट करना होगा। जब हम ये करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कोर्स की अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा इस समय अवेलेबल है कि आप जहाँ चाहें जैसे चाहें, बस आप अपना माइंडसेट मत सेट करिए कि हमें तो यही कराना है, हमारा बच्चा है यही करेगा। जब आप ये करते हैं आप बच्चे के साथ अन्याय करते हैं, और जब बच्चे के साथ अन्याय करते हैं तो भारत के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि एक बच्चे का डिरेल्ड होने का मतलब है कि देश का एक नौजवान डिरेल्ड होता है, उसका कंट्रीब्यूशन डिरेल हो जाता है। तो हमें अपनी बात को थोपना नहीं है। अवसर इतने ज़्यादा हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और वो केस टू केस अवसर की बात की जानी चाहिए, क्योंकि हर केस में कॉमन अवसर की बात नहीं होगी। जो साइंस का बच्चा है उसके लिए अगर हम कहें कि आर्ट्स में उसको बहुत पॉसिबिलिटी है, वो ठीक नहीं है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अगेन आपको तमाम सब्जेक्ट चूज करने के, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आप साइंस के साथ यूजी में आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ ह्यूमैनिटी को जोड़ सकते हैं, साइंस को जोड़ सकते हैं। ये उन्होंने एनईपी में सुविधा दी है, बट अभी उसमें टाइम है, उसको फॉर्मल रूप आने में समय है, क्योंकि एनईपी हमारे देश में बहुत शानदार मौका लेके आई है, लेकिन उसको ज़मीन पर उतरने में अभी थोड़ा वक्त है। धीरे धीरे उतर रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एनईपी को 100% लागू कर दिया है। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, उन्होंने 100% लागू कर दिया है। तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने लागू कर दिया है। जब ये चीज़ें होंगी तो ये बहुत सारे भेद अपने आप मिट जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा करना होगा, विजिलेंट रहना होगा। ये मेरा मानना है। दर्शकों नमस्ते यूपी में हम बातचीत कर रहे हैं न रहो न निराश करो मन को, इस विषय पर। विषय हमारा केंद्रित है बच्चों की काउंसलिंग, किस तरह से वो अपना सही करियर चूज कर पाए, माँ बाप उसमें किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और आज के वक्त में युवाओं के लिए जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं, उन अपॉर्चुनिटीज में से वो किसको चुने, इस पर। और हमारे साथ खास मेहमान के रूप में दिनेश पाठक सर जुड़े हुए हैं, जो कि एक करियर काउंसलर हैं और लाइफ और पेरेंटिंग कोच हैं। सर एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। सर हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बच्चों में काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, इससे लेकर के पेरेंट्स को भी क्या काउंसलिंग में एक मेजर रोल निभाना चाहिए, थोड़ा उनको भी सीखने की ज़रूरत है इस विषय पर। अब थोड़ी सी हम लोग असफलता और निराशा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंटरव्यूज़ होते हैं उन बच्चों के जो टॉप करते हैं, टॉप 10 या टॉप 20 में होते हैं, तमाम जगह उन्हें अच्छी ग्रेड्स मिलती हैं, लेकिन एक बड़ा तबका होता है, हमें मानना पड़ेगा 60 to 70% का भी एक बड़ा तबका है, और जिनके बहुत ही लो ग्रेड आए वो भी तो कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत जल्दी निराशा, डिप्रेशन इसमें चले जाते हैं। अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो आप किस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं? मैंने अभी जो किस्सा आपको बताया पेरेंट्स का कि उसको 44% वाले बच्चे को बीटेक कराने की बात कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, मैंने उनसे ये कहा कि उसको बीकॉम करा दीजिए, बीसीए करा दीजिए, या न्यूट्रिशन साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डाइटिशियन बनते हैं बच्चे, तुरंत नौकरी मिलती है, वो करा दीजिए। उसमें नंबर का बहुत वो नहीं है, बहुत पढ़ाई का बहुत उस तरह का प्रेशर नहीं है। ऑलमोस्ट ह्यूमैनिटी टाइप के कोर्सेज हैं, उसमें पढ़ के बच्चा आगे निकल जाएगा, उसका करियर बन जाएगा।
मुश्किल वहाँ है नहीं, मुश्किल वहाँ है जहाँ पेरेंट्स गड़बड़ कर रहे हैं। मैं बार बार पेरेंट्स को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों पर फैसला लेने का अधिकार हमें देना होगा, हम वहाँ नहीं देते। अगर हम नहीं देना चाहते और हम चाहते हैं कि बच्चा खुद ही फैसला करे तो उसकी बात है। अगर हम खुद फैसला कर रहे हैं तो हमें बच्चे को ऑप्शन तो देना पड़ेगा कि बेटा तेरे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। आप ऑप्शन भी नहीं दोगे, उस सिंगल ऑप्शन पर आपने तय कर लिया कि हमें तो अपने बच्चों को यही बनाना है, बात नहीं बनेगी। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, शक्ति दुबे नाम की एक लड़की जो इस बार यूपीएससी जिसने टॉप किया है, बहुत नाम हुआ उसका, पूरे देश में उसका झंडा बुलंद रहा। 5th अटेम्प्ट में उस बच्ची ने यूपीएससी टॉप किया है। 4 अटेम्प्ट वो नहीं पास कर पाई थी, नहीं सक्सेस मिली थी उसे। क्या अगर वो निराश हुई होती तो कर पाती? नहीं। उसके पास उसके पेरेंट्स का मोटिवेशन था। जो मैं बार बार पेरेंट्स की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे हम उसके पेरेंट्स को, उसने अपने पेरेंट्स को बराबर जिम्मेदार बताया, बराबर रिस्पॉन्सिबल माना कि मेरे मम्मी पापा ने, जबकि वो बहुत सामान्य लोग हैं, उसकी मम्मी हाउसवाइफ हैं, फादर उसके सब इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने अपनी बच्ची की 5 साल तक, मतलब 4 मैंने 5वें अटेम्प्ट में पास होने का मतलब है उसकी तैयारी लगभग 7 साढ़े 7 साल की थी, और उसमें से लगभग 6 साल वो निराशा की स्थिति में आ सकती थी। उन्होंने उसे निराश नहीं होने दिया। बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटा, एक भी अटेम्प्ट फेल होता है तो आप तुरंत खलबली हो जाती है, फैसला लेने लगते हैं, आप उसके बच्चे के बारे में राय बनाने लगते हैं। उन्होंने कोई राय नहीं बनाई, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, इस बार नहीं हुआ, फिर कोशिश करो और कोशिश करो। जब पेरेंट्स हमारे साथ खड़े होते हैं तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस से भर जाता है। अगर पेरेंट्स, 2-3 प्रॉब्लम सामने देखने को आती है ड्यूरिंग काउंसलिंग, कि पेरेंट्स एक तो तुलना करने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे अपने ही 2 बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी। मैंने अपने दोनों बच्चों की कहानी आपको बताई कि एक बच्चा हमारा साइंस स्ट्रीम से आगे बढ़ा, एक बच्चा हमारा कॉमर्स से आगे बढ़ा। दोनों बहुत शानदार कर रहे हैं। अगर हम छोटे बच्चे को अपने क्रश कर देते कि नहीं तुझे साइंस ही पढ़ना है, शायद वो आज जहां है वहां नहीं खड़ा होता। वो वहां सिर्फ इसलिए खड़ा है, उसे पता है कि पापा ने जो हमने कहा, वो पापा ने हमारी बात मान ली, हमें उन्होंने मौका दिया और वो बच्चा आगे निकल गया। शक्ति दुबे के पेरेंट्स, मम्मी या पापा, अगर 2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद उसको कह देते इन्हें तेरे से कुछ नहीं होगा, चल तेरी शादी कर देते हैं, जा ससुराल जा, वो बच्ची टूट जाती। उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं, अंतिम अटेम्प्ट तक तू प्रयास कर, तुझे सफलता मिलेगी। और उसे मिली सफलता, और ऐसी वैसी सफलता नहीं मिली, वो देश में टॉपर बनी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ हर अच्छे और बुरे, अच्छे के साथ तो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, बट जब कुछ खराब होता है ना तो पेरेंट्स भी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तुलना नहीं करना है हमें, पड़ोसी से तुलना नहीं करना है, भाई बहन की तुलना नहीं करनी है, बहन बहन की तुलना नहीं करनी है। और ये काम बहुत आसानी से बुआ कर देती है, मासी कर देती है, मम्मी कर देती है, पापा कर देते हैं, चाचा ताऊ कर। भाई तुम्हें एक फैसला रख, ये हक किसने दिया है कि तुम अपने बच्चे के बारे में फैसला ऐसे कराओगे? बच्चा हमारा फैसला लेने की स्थिति में, उसको फैसला लेने दो। जो सिविल सर्विसेज 3 बार 4 बार इंटरव्यू तक पहुंचता है, मैं यूपीएससी के बारे में जितनी समझ मुझे है, जो बच्चे यूपीएससी में मेंस क्लियर कर ले रहे हैं, इट मीन्स कि वो लगभग, हमारे यहाँ 12 लाख के आसपास बच्चे यूपीएससी अटेम्प्ट करते हैं, 5-5.5 लाख के आसपास प्रीलिम्स देते हैं, उसमें से 13-14 हज़ार 15 हज़ार प्रीलिम्स के मेंस में पहुंचते हैं। जो मेंस क्लियर कर लेते हैं उनको मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई मान लेता हूं, और उनको मान, क्योंकि उनकी प्रतिभा पर, उनकी क्षमता पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेंस में मतलब 12 लाख में 3,000 तक पहुंचना ये छोटी बात नहीं है। इंटरव्यू के दौरान चूंकि वैकेंसी ही 1,000 है और यूपीएससी के नियम है लगभग 1/1:3, अगर एक वैकेंसी है तो आमतौर पे 3, 3.25, 3.5 तक के कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। अब वो बच्चे जो पास हुए उसमें बुलाया गया। अब किसी की, हमारे पास वैकेंसी ही, अगर हमारे पास 10 ही सीट है और हमारे पास 20 अच्छे लोग हैं सेम मेंटल स्टेटस के, तो लेंगे तो 10 ही को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स साथ हों, उत्साह अपने बच्चे का बढ़ाते रहें, और ये तभी पॉसिबल है जब आप बच्चों से सीधे जुड़े रहेंगे। खाली फीस देना आपका काम नहीं है, बच्चे को प्यार से थपकी देना भी आपका काम है, बच्चे को से कम्युनिकेशन बना के रखना भी आपका काम। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपसे कहीं कोई चूक हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चे बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उनको जो एक्सपोजर है वो अपने पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा है। हमें ये मानना होगा कि वो
सही हैं और उनके साथ साए की तरह खड़ा होना होगा। उनका आत्मविश्वास भी बना रहेगा, वो कभी निराश नहीं होंगे। अगर निराश होंगे ना, पापा जब पीठ पे हाथ रख देते हैं, मम्मी जब प्यार से गाल पे थपकी दे देती है, बड़ी से बड़ी समस्या से जूझ रहा बच्चा, भले उसके आंखों से आंसू आ जाए, वो खुश हो जाता है। एक पल में ही आपके अंदर जोश आ जाता है। सर, क्या हम आपके एक्सपीरियंस से और जिस तरह से हमारा इंडिया एक डेवलपिंग नेशन से आगे बढ़कर डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो आपके पास केसेस आते हैं उनके हिसाब से समझना चाहूंगी, क्या जब बात हाथ से निकल चुकी होती है, पेरेंट्स लोग बहुत 2-3 जगह ट्राई कर चुके होते हैं या उनकी बात नहीं मानी जा रही, वो तब लास्ट अटेम्प्ट में आते हैं अभी काउंसलिंग लेने, या फिर वो शुरुआत से आ जाते हैं बेसिक कि नहीं भाई बिल्कुल नींव बनने वाली है, पहले राय सलाह कर लो उसके बाद ही इसको डालो? हमारे यहाँ काउंसलिंग में 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो MBBS करके आते हैं और MD भी करते हैं। वो उनके यहाँ जो मरीज जाते हैं वो थक हार के जाते हैं, जब बिल्कुल जमाने से थक जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जाने का मतलब है कि लोग अनाउंस कर देते हैं कि ये तो पागल खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पागल हो गए इसलिए उनके पास गए हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास। सेम स्थिति काउंसलर्स की है। यहाँ पेरेंट्स तभी आते हैं जब उन्हें कोई रेकमेंड करता है कि यार देखो तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, बेटिया बहुत अच्छा नहीं कर रही है, वो एक हमारे जानने वाले हैं, उनके पास चले जाओ। मैं आपको एक रिसेंट किस्सा बता रहा हूँ। बहुत सीनियर पोजीशन पर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, दिल्ली में हैं। हमें एक साहब का फ़ोन आया, हमारे जानने वाले हैं, कि भैया वो राजीव नाम है उनका, राजीव हैं, तो राजीव अपनी बिटिया को लेकर परेशान है, तो एक बार उनको मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है, भेज देना। राजीव आए। मैंने राजीव को टेलीफोन पे कहा था कि जब आना तो मेरे साथ बैठे रहना। वो आए, उनकी वाइफ आई, बिटिया आई। उन्होंने जो जितनी बातें बिटिया को लेकर बताई थी, सिर्फ 14 साल की बेटी है, वो 8वीं या 9वीं में है, वो सारी बात बिल्कुल तार तार हो गई। जितनी शिकायतें उन्होंने बेटी की थी वो कुछ भी नहीं मिला। वो उठ के चले गए। जब बिटिया ने बोलना तोते की तरह शुरू किया और बहुत शानदार बोल रही थी, हमारे हर सवाल का जवाब दे रही थी। जो कह रहे थे कि ये नहीं है सर हमारी बिटिया में, वो सब उसमें पाया गया। उनका उसको सब बड़ा कन्फ्यूजन है, उसका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट मिला। मैंने उन्हें मना किया था कि आप मेरे सामने बैठे रहेंगे, आप बोलेंगे नहीं। वो भाई साहब उठे और चले गए। मैंने उनको बाद में बुलाया था कि आप अलग से एक बार आ जाना, और हमारी गरज ये थी कि मैं उनको कुछ चीज़ें बता दूंगा कि एक्शन क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि बच्ची में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत असल में उन्हीं में थी। तो हमने कहा बच्ची के सामने बाप को डांटा नहीं जा सकता, तो बाप को डांटने के लिए हमें अलग से बुलाना होगा। बिलीव में आज तक आए नहीं, क्योंकि वो हमसे सहमत नहीं हुए। अब हम तो किसी की सहमति के लिए काम नहीं करेंगे ना। आप सहमत हैं नहीं सहमत है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस बच्चे का भविष्य कहाँ दिख रहा है। हमें तो चिड़िया की आंख दिखती है, बच्चे का भविष्य दिख रहा है। अगर बच्चे के भविष्य में पेरेंट्स बाधा हैं तो हम पेरेंट्स का ध्यान दिलाएंगे। आप मानिए न मानिए, नहीं मानिएगा आज नहीं मानिएगा 3 साल बाद मानिएगा, क्योंकि बच्चे का करियर तो 15 से 20 वर्ष की उम्र जो है ना, ये बड़ी नाजुक उम्र होती है। इस उम्र में बच्चों के अंदर वो सारे खुराफात आ जाते हैं। आजकल प्रेम का शिकारी जितना है वो इसी उम्र में आता है, इसी में नशा भी उतर जाता है, इसी में वो सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ाई के फैसले इसी दौरान होते हैं। 15 से 20 साल की उम्र में वो सारे जीवन के फैसले आ जाते हैं। तो आज नहीं मानोगे 14 साल की बच्ची है, 18 साल में आओगे, 19 साल में आओगे, क्योंकि बच्ची का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ पाई गई। तो ऐसे लोग बहुत सारे समाज में हैं। जब वो माइंडसेट बना लेते हैं अपने बच्चे के बारे में कि हमारा बच्चा खराब है, बस वो हर जगह उसको खराब साबित कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को यार खराब क्यों साबित कर रहे हो? तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, उसको देखो कि वो खराब तुम्हारी नज़र में अगर खराब है तो क्यों खराब है? क्योंकि आपने एक खांचा बना लिया, एक माइंडसेट आपने बनाया कि इसलिए खराब है। बच्चे खराब नहीं है। हमें देखना होगा कि वो जो हमें लग रहा है क्या वो सच है। हम अपने को खारिज नहीं करते। असल में हम ये इंसान की कमजोरी है कि हमारी सराहना कोई झूठी सराहना कर रहा है तो हम मानते हैं बहुत शानदार हम कर रहे हैं, और जब हमें कोई खारिज करता है तो हमें बड़ा बुरा लग जाता है। ये यहाँ से गड़बड़ हो रही है पेरेंटिंग में। तो ये इससे टेक केयर करने की ज़रूरत है, और इसे हम टेक केयर नहीं करेंगे तो अभी आगे और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। दर्शकों नमस्ते यूपी में हम बातचीत कर रहे हैं न रहो न निराश करो मन को इस विषय पर। इस विषय में मुख्य तौर पर हमारी बातचीत रहेगी युवाओं पर केंद्रित।
उन टीनेजर्स बच्चों पर केंद्रित जो आगे चल के अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते, समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन पर पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आपको या तो फला सब्जेक्ट लेना है या फला चीज की पढ़ाई करनी है या यही चीज का टारगेट लेकर के आगे चलना है और बढ़ना है। और बच्चे जब उस दिशा में नहीं चल पाते तो निराशा दोनों को होती है, माता पिता को भी और बच्चों को भी। ऐसे में जरूरत होती है काउंसलिंग की। और हमारे जो मुख्य मेहमान हैं आज के, वो भी एक काउंसलर हैं, लाइफ एंड पेरेंटिंग कोच हैं। दिनेश सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हमने बहुत सारी बातें आपसे जानी और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी, खासतौर से जो माँ बाप हैं या टीचर्स हैं, उन्हें ये बात समझ में आई होगी कि कुछ कमियां तो उनमें भी हैं। कमियां ये कि वक्त के साथ वो उतना आगे नहीं बढ़ पाए और जो नई जनरेशन है उसे तो वो पंख मिले ही, उसने अपना कुछ अलग ढूंढने की कोशिश की। मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है और बहुत कुछ इसमें एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन समय वक्त की सख्त कमी है। बच्चे अगर कोई चीज लेना चाह रहे हैं और अगर पेरेंट्स उस चीज से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, किस तरह से वो लोग आपस में सामंजस्य बिठाएं और आप क्या संदेश देंगे खास तौर पे पेरेंट्स को? इसमें संदेश सिर्फ ये है कि अगर आपका आपस में बच्चे से तालमेल नहीं बन पा रहा, बच्चा कुछ पढ़ना चाहता है और आप कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा सेफर है कि किसी एक्सपर्ट के पास पहुंच जाएं। वो आपको तुरंत रास्ता सुझा देगा। आजकल बहुत सारे टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक बहुत साधारण सा टेस्ट है, कोई भी मनोवैज्ञानिक कर देता है और उस टेस्ट से बच्चे का इंटरेस्ट पता चल जाता है। यूं जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो बातचीत के दौरान ही बता देते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। और बच्चे का इंटरेस्ट तो सीधी सी बात है कि वो बच्चे से थोड़ी देर बात करो ना तो भी पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। तो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें चूज करनी होंगी, पाथ चूज करना होगा। अगर हम बच्चे के टेस्ट को नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है और ये हमारा नुकसान का सौदा साबित होगा। पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर जगह आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ, कि वो बच्चे को सुने जरूर, उनसे कम्युनिकेट करें और इफ़ रिक्वायर्ड अगर कोई ज़रूरत है तो किसी एक्सपर्ट की मदद लें। खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करें। एक्सपर्ट के रूप में वो पेरेंट्स हो सकते हैं, बट हर चीज़ के एक्सपर्ट वो नहीं हो सकते। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ और मुझे लगता है हमारे जो माँ बाप हैं आज के वक्त के, वो भी मेरी और खास तौर से सर की इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बच्चे जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी रुचि जिस तरफ है, शायद उनको उसी तरफ जाने दिया जाए, तभी एक चिड़िया पंख पसार के ऊंचे खुले आसमान में उड़ पाएगी और अपनी प्रतिभाओं को बेहतर तरीके से दिखा पाएगी। और सर इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक इतनी बेहतरीन जानकारी पहुंचाने के। और दर्शकों, नमस्ते यूपी के इस खास एपिसोड से हमें दीजिए इजाजत। आप सबसे, अगर आप माँ बाप हैं, आप शिक्षक हैं, तो इतनी सी गुजारिश की यंग यूथ युवा क्या करना चाहते हैं, उनकी मन की बात जरूर जानिए और उसी के अनुसार उन्हें करियर चुनने की अनुमति दीजिए। नमस्ते यूपी के इस खास एपिसोड से हमें दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।